ग्राम सभा सुने वाले सगले पंचन का ही हमरे कैसे राम राम भैया कैसा नहन अपना पचे देखा भैया। अच्छा तो पानी बरसत है और शहर में बहुत बरसिस पानी भी। हर घर के हर सदस्य पौधा रोपे और हरा भरा वातावरण होए और पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को रोके के लाने लोगों का ही प्रोत्साहित करी थे हम बच्चे। और यह अभियान की शुरुआत करने का उद्देश्य यह रहा कि जो वातावरण है स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे ग्रह पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य का ध्यान रखें। पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव का भाग बनाने के लाने हम लोगों का प्रेरित करने का चाहिए। ये पर्यावरण का कार्यक्रम जो है पचे गांव में तो सबको रोपित है का पौधा पर यह शहर के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और जहाँ पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती। बहुत सी गतिविधियां होती भैया वातावरण की सुरक्षा के लाने। तो जैसे एक दूसरे का सबका जागरूक किया जाए कि प्रदूषण ना फैलाएं, अपना कार्बोरेटर गाड़ी का अवश्य साफ करवाएं, सिग्नल पर गाड़ी का इंजन का बंद कर दें। यह मेरे से भी वातावरण शुद्ध होते भैया। और स्कूलों कॉलेजों में भी कई तरह की गतिविधियां होती पर कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण की स्थिति प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रतिदिन गिरत जाती। बेहतर भविष्य के लाने पर्यावरण की सुरक्षा के लाने हमें देश में पर्यावरण के अनुकूल विकास का बढ़ावा देना चाहिए। तो भैया यह पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखने के लाने यह कार्यक्रम की जाती। तो एक साथ सकारात्मक गतिविधियों के साथ पहल करें की उम्मीद हम ही करें का चाहिए। और अब अपना का सुनवाई थे एक बड़ा सुंदर गीत। जो कोई स्वर्ग तो कह दूंगा यही है गांधी का वतन, 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 गांधी का वतन। खुसरो ने नए राग यहीं पर तो निकाले, खुसरो ने नए राग यहीं पर तो निकाले। नानक की गुरुवाणी पे विश्वास यकीन है, नानक की गुरुवाणी पे विश्वास यकीन है। गांधी का वतन है यही गौतम की जमीन है, गांधी का वतन, 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 गांधी का वतन। इस धरती पे मिलती है एलोरा की गुफाएं, इस धरती पे मिलती है एलोरा की गुफाएं। एक सिंध अजंता में मचलती है कलाएं, एक सिंध अजंता में मचलती है कलाएं। जमुना के किनारे पे यही ताज हंसी है, जमुना के किनारे पे यही ताज हंसी है। गांधी का वतन है यही गौतम की जमीन है, गांधी का वतन, 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 गांधी का वतन। इस धरती की दुल्हन का है झूमर ये हिमाला, इस धरती की दुल्हन का है झूमर ये हिमाला। और मांग का सिंदूर है काशी का शिवाला, और मांग का सिंदूर है काशी का शिवाला। अजमेर में झुकती हुई हर एक जीबी है, अजमेर में झुकती हुई हर एक जीबी है।
वतन है, यही गौतम की जमीन है। गांधी का वतन, 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 गांधी का वतन। गुजरी है बड़ी वीर यहाँ झांसी की रानी, गुजरी है बड़ी वीर यहाँ झांसी की रानी। जिसने के फिरंगी से कभी हार न मानी, जिसने के फिरंगी से कभी हार न मानी। इंसानों में इस देश के कुछ भेद नहीं है, इंसानों में इस देश के कुछ भेद नहीं है। गांधी का वतन है, यही गौतम की जमीन है। गांधी का वतन, गांधी का वतन, गांधी का वतन, गांधी का वतन, गांधी का वतन है, यही गौतम की जमीन है। गांधी का वतन है, यही गौतम की जमीन है। पूछे जो कोई स्वर्ग तो कह दूंगा यही है। गांधी का वतन, 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 गांधी का वतन। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी
वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं। और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया अब फिर से जानकारी की बारी आ गई, अब सुना जाए। किसान भाइयों बहनों, जब दुग्ध व्यवसाय की बात आती है तो हमारे यहाँ लगभग बहुतायत में रोज पंजाब से बहुत भैंसें आती हैं, जिनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। परंतु वहीं हम यदि देखें कि हमारे क्षेत्र में भैंस के बछिया और बछड़ों का पालन करना चाहें तो कहीं ना कहीं कठिनाई आती है और मृत्यु दर भी उसमें अधिक होती है। इस कारण से हमें भैंसें पंजाब से लानी पड़ती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ ही हम भैंसों के बच्चों का पालन पोषण करके इनको बड़ा करें और हमारा बाहर जाने वाला पैसा हमारे क्षेत्र में रुक सके? चलिए इसी विषय पे आज बातचीत करते हैं कि भैंसों के नवजात बछड़ों में मृत्यु दर को कम कैसे किया जा सके। और यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय। मिश्रा जी, हम अपने इस बातचीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। और भैंसों का दुग्ध उत्पादन की बात यदि हम करते हैं तो ये कितना है और हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसको हम कैसे आकलित कर सकते हैं? भैंसें जो है वो भारत के दुग्ध व्यवसाय की आधारशिला हैं जी। हमारा कुल वार्षिक उत्पादन करीब 98 मिलियन टन है, जिसमें भैंसों का उत्पादन करीब 60 मिलियन टन अर्थात कुल उत्पादन का 60% भाग है। बहुत है जी। यद्यपि हमारे देश में भैंसों की संख्या गायों की तुलना में केवल 1/4 ही है जी। परंतु यदि आप देखें तो भारत में श्वेत क्रांति लाने में और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भैंसों का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भैंसों का डेयरी पालन में बहुत अधिक महत्व है। जी बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि नवजात बछड़े जो होते हैं भैंसों के, इनमें मृत्यु दर गाय के बछड़ों की तुलना में कैसी होती है? जी विपिन जी, भैंसों के नवजात बछड़ों में गाय के नवजात बछड़ों की तुलना में मृत्यु दर अधिक होता है जी। गाय के बछड़ों का औसतन मृत्यु दर, जैसा कि रिपोर्ट से शैक्षणिक उससे आया है, ये करीब 29% होता है, जबकि भैंसों में यही नवजात बछड़ों का जो मृत्यु दर है वो करीब 39 से 40% देखा गया है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों भैंसों के बछड़ों में जो मृत्यु दर होती है वो अधिक होती है? जी विपिन जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे पशुपालक भाई, हमारे डेयरी पालक इसका ध्यान दें, इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें कि भैंसों के नवजात बछड़ों में प्रथम 3 माह में विभिन्न बीमारियों के लिए शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम होती है और यह उनके ये आनुवांशिक है, जेनेटिक है उनके उसमें। इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। प्रथम तो यह है कि भैंसों में प्रसव के बाद जो प्रथम दूध बनता है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें नवजात बछड़ों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरोध क्षमता प्राकृतिक रूप से कम होती है जी। और जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इसमें जो प्रतिरोध क्षमता देते हैं उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इसकी प्रथम दूध में कमी होती है। अच्छा। और दूसरा मुख्य कारण इसके लिए यह है कि नवजात बछड़ों के पेट से यह प्रतिरोध क्षमता वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ठीक ढंग से एब्जॉर्प्शन अर्थात रक्त में उचित मात्रा में नहीं आने के कारण नवजात बछड़ों का मृत्यु दर अधिक होता है जी। तो आपका जो महाविद्यालय है जो कि लगातार शोध में प्रयासरत रहता है जी, इसमें मृत्यु दर कम करने के लिए किस प्रकार से अनुसंधान किए जा रहे हैं? जी विपिन जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त राशि से हमने महाविद्यालय के में इस मृत्यु दर को कम करने के लिए कई और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए हैं जी। जिसमें जो मुख्यतः है मैं आपके आकर्षित करना चाहूंगा उनकी तरफ कि गाय एवं भैंसों में प्रथम दूध अर्थात कोलोस्ट्रम में प्रतिरोध क्षमता वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सही मात्रा की गणना करना जी। नवजात बछड़ों के रक्त के नमूने लेकर उसमें विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा प्रतिरोध क्षमता की गणना करना और जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है कि साथ ही साथ इन नवजात बछड़ों को कुछ ऐसी प्राकृतिक और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराना जिससे उनके शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ सके जी। इस प्रयास में हमने कई औषधियों को इसमें इंक्लूड किया, इसमें सम्मिलित किया, जिसमें नीम का तेल है जी। अश्वगंधा का अर्क और साथ ही साथ कई ऐसी संयुक्त आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिसमें अश्वगंधा, तुलसी, गुडुचि, आमलिका, बिदारी और आमरा जैसे तत्व हैं। अच्छा। ऐसी कई संयुक्त औषधि हमारे बाजार में उपलब्ध हैं। ये कार्य तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब जो आप लोग कर रहे हैं, किंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इन शोध कार्यों का परिणाम जो कि हमारे किसान बहनों भाइयों के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम आता है। तो परिणाम
किस तरह से सार्थक रूप से सामने आया, ये हम जानना चाहेंगे। विपिन जी, नवजात बछड़ों पर प्रथम 3 माह में जो हमने शोध किया, उसके पश्चात हमने कई निष्कर्ष निकाले, जिसकी प्रति हमने केंद्र शासन को भी भेजी है। और ये हम अपने डेयरी पालकों और पशुपालकों को एज ए रेडी रेकनर जो हम देना चाहते हैं उनको, चूंकि आप देख रहे हैं कि जबलपुर एक डेयरी व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छे रूप से उभर कर आया है। तमाम डेयरी पालक यहाँ पर, और मुख्यतः जो भैंसों का पालन है यहाँ पर बहुतायत में होता है, तमाम डेयरियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इससे जो निष्कर्ष हम लेकर सामने आए हैं उसमें यह है कि यदि हमारे पशुपालक भाई जन्म के पश्चात नवजात बछड़ों में प्रथम दूध अर्थात कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ यदि 10 से 15 मिलीलीटर नीम का तेल, यह आपको बाजार में बहुतायत उपलब्ध है, विभिन्न बाजार में इसको उपलब्ध करने के लिए कंपनियां हैं, तो यदि 10 से 15 ml नीम का तेल यदि आप अपने नवजात बछड़ों को प्रतिदिन प्रथम 3 माह में यदि देते हैं आप, तो निश्चित रूप से बछड़ों का मृत्यु दर कम हो जाएगा। साथ ही साथ इस नीम का तेल से नवजात बछड़ों में जो विभिन्न बीमारियां होने के लिए प्रतिरोध क्षमता है उसकी भी बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारे नवजात बछड़े अपने शुरू की उम्र में ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा रास्ता आपने बताया है। फिर भी इसके अतिरिक्त क्या कुछ और रास्ते हैं जो कि हमारे पशुपालक भाई सावधानी बतौर रखें, खासकर मृत्यु दर कम करने के लिए? जी विपिन जी, इस नीम के तेल के साथ साथ हमने कई अनुसंधान में ऐसी औषधियां निकाली हैं जिनको आप इसके अलावा भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पशुपालक भाई यदि 10 से 15 मिलीलीटर अश्वगंधा का अर्क जो कि बाजार में उपलब्ध है, इसे भी यदि आप जन्म से 3 माह तक प्रतिदिन 10 से 15 ml यदि आप पिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो मृत्यु दर है उसमें बहुत सुधार आएगा। और इसको पिलाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कभी कभी कोई कठिनाई आ सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन यह है कि आप एक इंजेक्शन की सिरिंज ले लें और उससे 10 से 15 ml लेकर और आप डायरेक्टली जो बछड़े के मुंह में है आप इस अर्क को पिला दीजिए, तो निश्चित रूप से इससे उसको फायदा होगा। साथ ही साथ ऐसी कई संयुक्त आयुर्वेदिक औषधियां भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें कि अश्वगंधा हो, तुलसी हो, गुडुची हो, आमलिका हो, बिदारी हो, आमरा, ऐसी हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हो। यदि यह भी हम इनका अर्क जो है और 10 से 15 ml प्रतिदिन यदि हम अपने बछड़ों को पिलाते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा डेयरी व्यवसाय उभर कर आएगा जिसमें हमारे पशुपालक, हमारे डेयरी व्यवसायी अपने भैंसों द्वारा उत्पन्न बछड़ों को अपने फार्म पर उचित रूप से रखकर और उनका भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो साथ ही साथ विपिन जी, मैं कुछ और बातों पे आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा कि हमारे पशुपालक भाई अपने डेयरी फार्म को साफ और स्वच्छ रखें, जो कि बहुत मूलभूत आवश्यकता है। और किसी पशु चिकित्सक की सलाह से वो समय समय पर परजीवी नाशक, एंटीबायोटिक तथा टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे वो अपने नवजात बछड़ों को और किसी बीमारी से भी बचा सकते हैं। तो आदित्य जी, हमारी बातचीत से एक नई राह निकली है, खासकर हमारे क्षेत्र के लिए, जिसमें कि हमारे डेयरी पालक बंधुओं को हमारे क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े। और हम ये आशा करते हैं कि ये बातचीत सुन के यदि उन्होंने इसमें कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा, तो को संपर्क भी करेंगे, साथ ही प्रयास करेंगे कि उनके जो भैंसों के बछड़े हैं उनकी मृत्यु दर कम हो सके और यहीं के यहीं भैंसों का पालन हो सके, हमारा पैसा इस क्षेत्र में ही रहे, बाहर ना जा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना कसनवाई था यह संकल्प लेगा चाहे कि हम सबको एक एक पेड़ अवश्य लगाई, तो सबको अगर एक एक पेड़ या दो पेड़ लगाई हैं तो हरियाली हुई, स्वच्छ वातावरण हुई और शुद्ध हवा भी हमें देखा भैया जीवन का बेहतर और अधिक प्राकृतिक बनावे के लाने पूरे विश्व भर में ही पर्यावरण में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लाने। और यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में सभी का जागरूक अवश्य होने चाहिए। हम किसान में नहीं आए, हम पचे तो जागरूक है आए, रोजा हम पचे पौधा लगाई थे, पर जो सामान्य व्यक्ति है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना पचे अपने घर में ही जरूर एक एक पौधा रोपी, हर घर के हर सदस्य पौधा रोपे और हरा भरा वातावरण होए। और अब अपना का सुनवाई थे एक बड़ा सुंदर गीत। मोरे हाथ की पाली चिरैया, अरे मोरे हाथ की पाली चिरैया,
सो उड़ गई देश पराए मोरे लाल, मोरे हाथ की बाली चिरैया, मोरे हाथ की बाली चिरैया, उड़ गई देश पराए मोरे लाल, उड़ गई देश पराए मोरे लाल। दाना चुनाओ एक पानी पिलाओ, दाना चुनाओ एक पानी पिलाओ, सो कबहू दुख न दिखाओ मोरे लाल, दाना चुनाओ एक पानी पिलाओ, कबहू दुख न दिखाओ मोरे लाल, मोरे हाँ मोरे हाथ की बाली चिरैया, उड़ गई देश पराए मोरे लाल। कबहू ने पिंजरन के भीतर राखो, कबहू ने पिंजरन के भीतर राखो, हाथन हाथ खिलाओ मोरे लाल, कबहू ने पिंजरन के भीतर राखो, हाथन हाथ खिलाओ मोरे लाल, मोरे हाथ की बाली चिरैया, मोरे हाथ की बाली चिरैया, उड़ गई देश पराए मोरे लाल। तो आज चिरैया जा भई सजना की, आज चिरैया जा भई सजना की, जा रही है दिल का दुखाए मोरे लाल, आज चिरैया जा भई सजना की, आज चिरैया जा भई सजना की, जा रही है दिल का दुखाए मोरे लाल, मोरे हाथ की बाली चिरैया, उड़ गई देश पराए मोरे लाल। अब की गई मोरी प्यारी पुतरिया, अब की गई मोरी प्यारी पुतरिया, कितने दिनन में आए मोरे लाल, अब की गई मोरी प्यारी पुतरिया, कितने दिनन में आए मोरे लाल, मोरे हाथ की प्यारी पुतरिया, मोरे हाथ की बाली चिरैया, उड़ गई देश पराए मोरे लाल, उड़ गई देश पराए मोरे लाल, उड़ गई देश पराए मोरे लाल। आओ अब समय नहीं बचा कि और बात कही करी, और अब
चला जाए सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।